गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। लोक वित्त या फिर राजस्व बजट, दोनों का तात्पर्य एक ही है। इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि बजट को हमको किस तरीके से समझना है। तो ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले हमने एक रूपरेखा जो हमको समझना था उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आज ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं चैनल पे, वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप उसके पहले जितने भी वीडियो हैं आप पहले अच्छे से देख लीजिए ताकि अभी वाले क्लास आपको समझने में आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बजट 2019-20। इसका रूपरेखा कैसा होना चाहिए था इसको हम देख चुके हैं पूरे विस्तार से अच्छे से। तो यहाँ पर हम उसमें जो वैल्यू है जो जारी किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा उसको याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो हम थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी किसी प्रकार कोई डाउट होगा आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हम अब देखते हैं राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, और इसमें एक्स्ट्रा जो था, जो हम कल के वीडियो में देख रहे थे उसमें इसकी चर्चा नहीं की थी, ऋण एवं अग्रिम, इसके बारे में बताऊंगी विस्तार से। अब हम देखते हैं, वैल्यू को याद कर देते हैं। राजस्व बजट क्या होता है हम देख चुके हैं। राजस्व बजट को ही कहा जाता है लोक वित्त, दोनों का तात्पर्य वही है। चाहे हम राजस्व बजट या फिर क्वेश्चन में लोक वित्त है तो उसका तात्पर्य वही है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं, राजस्व बजट को हम दो भाग में बांटते थे, एक होता है आय, होता है दूसरा व्यय। बजट में क्या करते हैं, हम आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, राजस्व आय कितना है और राजस्व व्यय कितना है। तो राजस्व आय को अगर हम देखेंगे, अगर वैल्यू आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो जो बोल रही हूँ आप उसको सुन लीजिए अच्छे से, है ना। स्क्रीन पे वैसे शो हो ही रहा है। राजस्व व्यय, अभी इसके लिए वैल्यू है, ये सभी करोड़ में है, अगर नहीं भी लिखा है तो आप उसको मान के चलिए करोड़ में है। राजस्व आय आपका 79,746, 79746। इसको हम कैसे याद रखेंगे उसको भी हम देखेंगे। ये हो गया आपका आय, तो आप मोटा वैल्यू पकड़िए इसमें, ये हो गया आपका 79, ठीक है, 79,746। उसके बाद राजस्व व्यय को देखेंगे तो राजस्व व्यय क्या है, इससे कम है, 78,594.53 करोड़। ये हो गया आपका राजस्व व्यय। अगर हम दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि राजस्व हमारा आय अधिक है और व्यय कम है। सिंपल सा इसको छोटे अमाउंट में लेके देखते हैं। अगर हम 80 रुपये अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं और हमारा खर्चा है 90 रुपये, तो इसमें बच कितना रहा है, 10 रुपये बच रहा है। तो हमारा जो बजट हो क्या है, उसमें धनात्मक है, उसमें मतलब प्लस में जा रहे हैं, माइनस में हम नहीं जा रहे हैं। तो उसी तरीके से राजस्व आय और व्यय को अगर हम माइनस करेंगे तो इसमें अंतर कितना आ रहा है, 79 आपका आय है और 78 आपका व्यय है, तो अंतर केवल एक का आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे राजस्व आय। राजस्व आय को हम उसमें देखे थे दो भागों में बांटे थे, एक तो था जो हमको कर से मिलता था और दूसरा क्या था, जो कर के अलावा अन्य आय जो होता था, जिसको गैर कर राजस्व भी कहते थे, वो मिलता था। अब इसको हम पूरे को, राजस्व आय को हम कितना मान के चलते हैं, इसको हम मान के चलते हैं 100। ये 100% हो गया, जितना भी वैल्यू है 79,746 बराबर क्या हो गया, आपका वैल्यू हो गया 100%। अब इसमें कर राजस्व का और गैर कर राजस्व का देखेंगे किसका प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कर राजस्व कितना परसेंट है, जो भी हिस्सा है कितना परसेंट है, वो 73.76%। और गैर कर राजस्व उसका कितना परसेंट है, 36.24%। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, आप लिख लीजिए 63.76 और 36 पॉइंट हो गया आपका 24। अगर टोटल को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमको अच्छे से याद हो इसलिए इसको हम देख रहे हैं। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब ये हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो कर राजस्व है, कर राजस्व आय का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, 63.76%। सिंपल सा है, उसका लगभग 63 मतलब 60 मोटा मोटा अगर हम लेंगे 64% आपका कर राजस्व है और जो बच रहा है वो गैर कर राजस्व है। अब इसका वैल्यू याद कर लेते हैं, वैल्यू कितना है कर राजस्व का है। अगर
आप इसको अगर एक परसेंटेज भी याद है तो 79,746 का अगर आप 73% निकालेंगे तो ये वैल्यू भी निकल आएगा। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, याद रखना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। इसमें आपका वैल्यू है इसमें 50,847 करोड़ और गैर कर राजस्व है 28,899 करोड़। इसमें एक वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 9.55% और इसमें है 4.66%। इसमें 9 है, इसमें 4 है। ये वैल्यू है कर राजस्व में बीते वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि है। अगर हम देखेंगे, अभी हम बजट या आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं 2019-20 का, तो 2018-19 की तुलना में 2019-20 में, ये 2018-19 है, तो 2018-19 की तुलना में अभी वर्तमान समय में कितना वृद्धि हुआ है, किसमें वृद्धि हुआ है, कर राजस्व में कितना वृद्धि हुआ है। तो कितना वृद्धि हुआ है, ये है 9.55%। और इसी को अगर हम देखते हैं गैर कर राजस्व में कितना वृद्धि हुआ है 2018-19 से की तुलना में अभी वर्तमान समय में कितना हुआ है 2019-20 में, ये वृद्धि हुआ है आपका 4.66%। ये आपका वृद्धि दर है। इसके बाद इसके अंतर्गत कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, गैर कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको हम विस्तार से देख चुके हैं। जो नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, लिंक में दिया हुआ है, आप वीडियो को जाके उसको देख लीजिए। फिर भी हम मोटा मोटा तौर पे जो नए हैं उनके लिए एक बार देख लेते हैं। कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा, वैल्यू हम इसको याद नहीं कर रहे क्योंकि वैल्यू इतना ज़्यादा आ जाएगा तो मतलब वैल्यू तो याद भी नहीं रहेगा। और उसके बाद यहाँ से अभी तक फिलहाल वैसा क्वेश्चन तो नहीं बना है, तो हम देखते हैं। कर राजस्व के अंतर्गत आ जाता है आयकर और निगम कर, है ना। उसके बाद ये जितना भी है आपके आ जाएंगे गैर कर राजस्व के अंतर्गत। इसमें उत्पाद शुल्क है, भू राजस्व है, उसके बाद वैट है, जीएसटी, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें कुछ वैल्यू है जो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। गैर कर राजस्व का हम वैल्यू देख लिए, जो राजस्व आय है उसका कितना प्रतिशत है, ये आपका 36% है। वैल्यू कितना है, 28,000 अप्रॉक्सीमेट है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या मिलता है, हमको अनुदान मिलता है, केंद्र सरकार का मिलता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। तो अब इसको समझने के लिए है, अगर हम इसको देखें कि इसको जो गैर कर राजस्व है इसको हम समझने के लिए दो भाग में बांट देते हैं। एक तो अनुदान होता है तो जो केंद्र से मिलता है, और दूसरा अन्य जो राज्य के ही राजस्व होते हैं, उसको राज्य से ही प्राप्त होते हैं। अगर उसको हम देखेंगे तो जिस तरीके से कर राजस्व और गैर कर राजस्व को हमने क्या किया था, प्रतिशत में बांट दिया था। जैसे 100% में कितना है, ये 63% है और ये कितना है, इसका 36% है। उसी तरीके से अगर हम इसको बांटना चाहें तो एक तो केंद्रीय अनुदान होता है और दूसरा होता है राज्य का गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व का ये कितना प्रतिशत होता है, अगर हम इसको पूरा को दो भाग है, मतलब केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा अर्जित स्वयं जो कर है उसको हम मान के चल रहे हैं 100%। 100% में से केंद्र का योगदान कितना होता है, केंद्र राज्य को कितना पैसा देता है, तो उसके लिए वैल्यू कितना है 69.46%। और राज्य का स्वयं का आय जो वो अर्जित करता है वो कितना है 30.54%। अब इसको भी आप जोड़ करके देख लीजिए तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो वैल्यू आसानी से आप याद कर सकते हैं। केंद्र, इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में वैल्यू नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि गैर कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो सर्वाधिक योगदान किसका होता है, केंद्र द्वारा दिए गए राज्य को अनुदान द्वारा, है ना। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, 70% आपका केंद्र दे रहा है, बाकी 30% राज्य स्वयं अपने से कमा रहा है। इसके अलावा हम इस सबको देखे थे, जैसे अनुदान तो मिल रहा है, इसको देख चुके, उसके बाद ब्याज से मिल रहा है, निवेश से मिल रहा है, ये सारी चीज़ मिल रहा है। तो इसमें हम वैल्यू को याद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, डाटा लंबे समय तक याद रहेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये आपका निगम कर का एग्जाम्पल है। फेसबुक, कोको कोला और वालमार्ट, इसको पहले क्लास में भी बता चुके हैं। राजस्व व्यय को दो भाग में बांट के देख सकते हैं। एक होता है योजनागत व्यय, दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय के अंतर्गत यहाँ पर राशि ना देकर के किसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसको देख लीजिए। योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है एक योजना बना कर आप क्या करते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करते हैं, साक्षरता के लिए करते हैं, सार्वजनिक योजना बनाते हैं, परिवहन के लिए, ऊर्जा के लिए, ये योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। अभी अपने आसपास देख ही रहे होंगे, राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है एक विकास के लिए, चाहे वह शिक्षा के लिए हो या फिर परिवहन के लिए, ऊर्जा के लिए, सभी चीज़ों के लिए योजना के माध्यम से उसको व्यय करता है। उसके बाद गैर योजना अंतर्गत व्यय
होता है। एक तो सब्सिडी है आपातकालीन सेवाओं के लिए, प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए, और ब्याज अदायगी। जब हम इसको देख रहे थे तो वहाँ पर हम देखे थे आपातकालीन सेवाओं के लिए, क्योंकि ये आपातकालीन घटनाएं आपको बता के नहीं आएंगी, तो कोई इसके लिए हम योजना बना करके नहीं रह सकते। तो ये हो गया राजस्व आय और राजस्व व्यय। उसके बाद आगे देखते हैं पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट के अंतर्गत जिस तरीके से राजस्व बजट के अंतर्गत हमने देखा राजस्व आय और व्यय, उसी तरीके से पूंजीगत के अंतर्गत देखेंगे पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत आय में पूंजीगत आय क्या है? 11,796.25 करोड़, 11,796.25 करोड़। और पूंजीगत व्यय कितना है? 12,109.61 करोड़। अब यहाँ पर आपका जो देखेंगे आय व्यय का लेखा जोखा, तो अगर हम देखेंगे तो आय की तुलना में व्यय अधिक हो रहा है। आप अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपये कमाने के बाद 110 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो आपको 10 रुपये कहीं से उधार लेना पड़ेगा, या अनुदान के रूप में, या फिर लोन के रूप में कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो जो 10 रुपये है वो आपके लिए क्या है? बजट आपका नकारात्मक चला जाएगा। तो यहाँ पर हम पूंजीगत बजट को देखेंगे तो पूंजीगत बजट में हमारा जो वैल्यू है वो नेगेटिव जा रहा है। अगर हम दोनों को मैनेज करेंगे तो बड़ा कौन सा है? आपका खर्च अधिक है, जितना आय नहीं उतना आप खर्च कर रहे हैं। तो वैल्यू आप अच्छे से याद हो गया होगा। सॉरी, आप 11,000 कमा रहे हैं अप्रॉक्सीमेट, अगर हम देखेंगे तो 12,000 आप कमा रहे हैं और 13,000 आप खर्च कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या है? 11,796.61 करोड़, और व्यय कितना है? 12,109.61 करोड़। सॉरी। अब यहाँ पर आय कहाँ कहाँ से हो रहा है? एक तो उधार से हो रहा है, दूसरा ऋण से हो रहा है। इसके अलावा इसके बारे में और विस्तार से हम देख चुके हैं कि पूंजीगत आय कहाँ कहाँ से होता है। जो विनिवेश किए रहते हैं वहाँ से भी होता है। बाद में हमको उसकी जो भी इंटरेस्ट है वहाँ जब हम लाभ देने लगता है तो वहाँ से इसके बारे में एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे रोड है तो रोड अब बनाने के बाद उस समय तो आप व्यय कर रहे हैं, लेकिन बाद में रोड बन जाएगा तो टैक्स वसूलेंगे वहाँ से, तो वो भी आप आय का जरिया है। तो ये आपका पूंजीगत आय हो गया। उसके बाद पूंजीगत व्यय 12,109, इसका वैल्यू आपको याद रखना है। इसमें भूमि अधिग्रहण, निवेश, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। परिभाषा इसको अच्छे से मैं बता चुकी थी, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। ये राजस्व आय क्या होता है? ऐसा सार्वजनिक आय किसी वित्तीय देनदारी में ना तो वृद्धि होती है और ना ही परिसंपत्ति में कमी होती है। ना तो वित्तीय देनदारी में वृद्धि होती है, ना ही कमी हो रहा है। घड़ी का हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना। उसके बाद है पूंजीगत आय, ऐसी सार्वजनिक आय जिसके किसी वित्तीय देनदारी में वृद्धि तथा परिसंपत्ति में कमी होती है। अगर देखेंगे परिसंपत्ति में कैसे होगी? अगर आप सड़क निर्माण करना चाह रहे हैं तो आपको मोटा रकम कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो किसी सामान को आप गिरवी रखें। मान लीजिए आपके पास सोना है, सोना को आप रिजर्व बैंक में या कहीं पे सरकार के पास आप गिरवी रखे, उसको बदले आपको पूंजी मिला और उसका उपयोग आपने सड़क बनाने में किया। तो एक तरीके से आपकी परिसंपत्ति में कमी हुई ना, परिसंपत्ति कमी हुई। लेकिन वित्तीय लेन देन के दौरान आपके पास पैसा आया, आपके पास पैसा में वृद्धि हुई, ये आपका पूंजीगत आय हो गया। उसके बाद राजस्व व्यय देखते हैं। राजस्व व्यय क्या हो गया? उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती। इसको हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था कि राजा क्या करता है? राजा के पास पूंजी होता है और उस पूंजी का निर्माण, पूंजी का उपयोग क्या करता है? सड़क बनाने में करता है, भवन बनाने में करता है, किला बनाने में करता है, अन्य संसाधनों में करता है, जिसका उपयोग जो जनता है वो कर सके। तो राजा क्या करता है? राजा करवाता है स्वयं, वो उसके द्वारा कोई उत्पादन नहीं होता है, वो पूंजी के माध्यम से करवाता है। तो उत्पादन किसके द्वारा होता है? पूंजी के माध्यम से होता है। तो राजस्व व्यय में क्या होगा? राजस्व व्यय में वृद्धि, परिसंपत्ति में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय क्या है? ऐसे सार्वजनिक व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति में वृद्धि होगी। इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से समझा था कि जो राजा की पूंजी है या उसकी जो धन है वो क्या करता है? सड़क बनाता है और बाद में जाके वहाँ से टैक्स वसूलता है। या फिर मान लीजिए भवन बना रहा है तो भवन को किराए पे देगा कुछ भी कार्यक्रम के दौरान, तो वहाँ उसको पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से ये उत्पादन कोटि, मतलब उत्पादन कोटि में वृद्धि कौन करता है? जो पूंजी था राजा का, वो करता है। तो अब इतने में सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्व व्यय कहाँ कहाँ पे हुआ उसको तो देखे हैं, तो उसके बाद इसको हम देख लेते हैं कि जो राजस्व व्यय है उसका प्रतिशत कितना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे राजस्व व्यय के घटते क्रम में सर्वाधिक होता है इसका प्रतिशत, सर्वाधिक अन्य है, उसके बाद वेतन एवं भत्ते हैं, फिर पेंशन है, ब्याज है और मजदूरी है। इस क्रम को आप अच्छे से याद रखिएगा। अन्य के अंतर्गत जो हमने यहाँ पर दिया है नाम, उसके अलावा जो भी आ जाते हैं वो सभी अन्य के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद जो वेतन एवं भत्ते हैं, जो भी कर्मचारी हैं उनको वेतन सरकार देती है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को वेतन सर्वाधिक होता है और आप भी उसी को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं
ताकि भविष्य में आपको अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब मिल सके और आप पेमेंट ले सकें, है ना। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, वेतन एवं भत्ते। उसके बाद है पेंशन, जो नौकरी कर चुके हैं अब रिटायरमेंट उनका हो गया तो गवर्नमेंट उनको पेंशन देता है, तो वहाँ पर भी उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो राजस्व व्यय में ये भी आता है। तो तीसरे नंबर पर है आपका पेंशन। उसके बाद है ब्याज और लास्ट में है मजदूरी। उसके बाद इसको चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये आपका स्टेट जीएसटी टोटल जो राजस्व है उसमें देखेंगे उसका कितना परसेंट है, वो है आपका 36%। उसके बाद दूसरे पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी ये आपका है 22%। स्टेट टैक्स एंड वेट टैक्स है 16%। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एंड ड्यूटी है 9%। व्हीकल टैक्स है 7% और अदर टैक्स है 10%। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां या आय में ब्याज भुगतान का प्रतिशत अनुमानित है। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का प्रतिशत अनुमानित है। कितना प्रतिशत है, जो ब्याज दिया जाता है उस ब्याज भुगतान किया जाता है वो कितना प्रतिशत है, ये आपका है 5.63%। ये लगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए इसको मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कितना वृद्धि हुआ है। ये आपका विगत वर्ष है, बीता वर्ष है और अभी वर्तमान वर्ष में है। उसमें कुल जो राजस्व प्राप्ति है, कुल टोटल देख रहे हैं ना, कुल राजस्व प्राप्ति है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ये वृद्धि हुआ है 7.72%। उसके बाद कर राजस्व, क्योंकि कुल जो राजस्व है उसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक तो कर होता है जो हमको कर से मिलता है, दूसरा गैर कर होता है जो कर के अलावा भी हमको मिलता है। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या लिया था, जैसे लेट फीस हो गया या फिर ब्याज हो गया, ये सारा चीज़ हम देखे थे बहुत विस्तार से। तो ये सारे चीज़ का में देखेंगे तो कर राजस्व का कितना प्रतिशत है, उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो 2018-19 की तुलना में अभी वर्तमान 19-20 में इसमें वृद्धि कितना हुआ है, ये हुआ है 9.95%, 9.95% वृद्धि हुआ। लगभग हम देख लें तो मोटा मोटा 10% वृद्धि हुआ है। और ये खुद इसमें कितना था 2018-19 में, ये था 14.89%। फिलहाल तो ये वैल्यू आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखेंगे। उसके बाद है पे कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2011-12 में से 2011-12 से 2019-20 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत कितना है, इसका प्रतिशत कितना है, सर्वाधिक और न्यूनतम। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कर राजस्व का में उसमें वृद्धि कितना हुआ विगत वर्ष, इसको हम देख चुके, कितना वृद्धि हुआ है 9.95%। मतलब 2018-19 की तुलना में 19-20 में कर राजस्व में वृद्धि हुआ है आपके 9.95%। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि आधार वर्ष आपका 2011-12 है तो यहाँ से पूछ सकता है 2011-12 से 19-20 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कर को समझना है ना, कर राजस्व में स्वयं के कर में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है अब था ये देख रहे हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि हुआ था आपके 2014 और 15 में और न्यूनतम था 2019-20, अर्थात अभी वर्तमान समय में सबसे कम है कर राजस्व में वृद्धि। स्वयं के कर का बोला जा रहा है। कर एक तो स्वयं का कर होता है, दूसरा केंद्र के द्वारा दिया जाता है, केंद्र नहीं मतलब स्वयं, हाँ उसी में है। तो इसमें वृद्धि सर्वाधिक हुआ था 2000 कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत सर्वाधिक था 2014-15 में 65.26% और न्यूनतम है अभी वर्तमान समय में 45.10%। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हुई है। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि कितना हुआ है 3.57%। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि कितना हुआ है 3.57%। उसके बाद गैर कर राजस्व को देखेंगे, सर्वाधिक कब था और न्यूनतम कब था। सर्वाधिक में था और ये न्यूनतम में था, सर्वाधिक 13-14 में और न्यूनतम 18-19 में। अब इसमें कर राजस्व में सर्वाधिक था 14-15 में। तो अगर गैर कर राजस्व में अगर पहले इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, 14-15 इसमें 13-14। तो पहले अगर हम देखेंगे ये कर को देखेंगे तो इसमें भी कर है और इसमें भी कर है, तो गैर इसमें एक्स्ट्रा है तो यहाँ से हम लेते हैं। तो इसको मान के चलते हैं ये 13, क्योंकि इसके बाद ये 13-14 आ रहा है तो यहाँ से शुरू करते हैं
अपने हिसाब से जैसे भी आप इसको ट्रिक लगा के याद कीजिए, क्योंकि ये वैल्यू क्या अभी पढ़ रहा था हमको याद रहता, कुछ देर बाद बहुत कन्फ्यूजन लाता है, इसलिए जैसे भी आप अपने से ट्रिक बना सकते हैं तो वहाँ से जैसे भी बनता है आपसे याद कीजिए। गैर कर राजस्व 13-14 सर्वाधिक था, उसके बाद 14-15 गैर कर राजस्व था, और इसमें था 19-20 और ये क्या था 18-19, इसमें भी 19, जहाँ पर ये लास्ट वैल्यू लास्ट हो रहा है अभी कर राजस्व का वो शुरू हो रहा है, तो 14 हम 14 एक वैल्यू याद रखना है 13-14-15, इसमें 18-19-20, इस तरीके से वैल्यू आप याद कर लीजिए। इसमें कितना है 51.91% और इसमें है 29.70%। इसमें वैल्यू याद भी नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वर्ष याद रखना है, किस वर्ष पूछेगा, गैर कर राजस्व सर्वाधिक वृद्धि कब हुआ था या न्यूनतम वृद्धि कब हुआ था, या फिर कर राजस्व में सर्वाधिक वृद्धि या न्यूनतम वृद्धि कब हुआ था, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही है। इसमें और कुछ वैल्यू ये है कि अगर हम देखेंगे राजस्व आय और व्यय में अगर अंतर देखेंगे तो वैल्यू आता है, उसके बाद राजस्व के अलावा जो पूंजीगत आय व्यय है उसमें वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वैल्यू आएगा, तो इसको हम अलग से राजकोषीय घाटा या बजटीय घाटा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना वैल्यू जितना है लगभग उतना को भी याद कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इतना पर्याप्त है। इससे अंदर डीप जाके तो क्वेश्चन फिलहाल अभी तक नहीं पूछा है, इतना और अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अधिकांश देख रहे हो आप लोगों का सहयोग बहुत मिल रहा है, किंतु वीडियो आप देखते हो अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम टोटल निकालेंगे परसेंटेज तो जितना 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, केवल 30% है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।